पहली कहानी है केरल के एक नए भाषा कानून की, जिस पर पड़ोसी राज्य कर्नाटक में काफी हंगामा मचा हुआ है। फिर हम दिल्ली चलेंगे, जहां जर्मन चांसलर की यात्रा के बाद भारत जर्मनी रिश्तों में क्या चल रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। वहां से हम ईरान का रुख करेंगे, जहां एक आर्थिक संकट अब सड़कों पर एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। और आखिर में हम बात करेंगे एआई की, लेकिन उसके उस पहलू पर जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, मतलब हमारे पर्यावरण पर उसका क्या असर पड़ रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए तो इसी नजरिए से इन सभी को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं केरल के मलयालम भाषा विधेयक 2025 से। केरल की विधानसभा ने तो इसे पास कर दिया है, लेकिन कर्नाटक में कुछ नेता इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। मामला क्या है? देखिए, पहली नजर में ये विरोध थोड़ा सा हैरान करने वाला है, और शायद इसकी वजह यह है कि बिल को ठीक से समझा नहीं गया है। मतलब लोगों को लग रहा है कि ये मलयालम थोपने की कोशिश है। बिल्कुल, यही चिंता जताई जा रही है कि ये बिल केरल में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों, खासकर कन्नड़ और तमिल बोलने वालों के खिलाफ है। पर अगर आप बिल की डिटेल्स में जाएं ना, तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। अच्छा, तो क्या है वो डिटेल्स? क्योंकि विरोध तो इसी बात पर हो रहा है कि ये बिल मलयालम को दूसरों पर थोप रहा है। यहीं पर असल बात छिपी है। बिल का मुख्य उद्देश्य मलयालम को केरल की आधिकारिक भाषा बनाना है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत साफ प्रावधान है। जैसे कि जिसे बिल कहता है कि जिन नोटिफाइड एरियाज में कन्नड़ या तमिल भाषी आबादी ज्यादा है, वहां के लोग अपनी भाषा में ही सेक्रेटेरिएट या दूसरे सरकारी दफ्तरों से बात कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, क्या उन्हें जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा? हाँ बिल्कुल, बिल ये पक्का करता है कि उन्हें जवाब भी उनकी अपनी भाषा यानी तमिल या कन्नड़ में ही मिलेगा। तो ये कोई जबरदस्ती थोपने वाली बात नहीं है। और स्कूलों का क्या? क्या बच्चों को अब जबरदस्ती मलयालम पढ़नी पड़ेगी, भले ही वो उनकी मातृभाषा न हो? नहीं, वहां भी छूट दी गई है। जिन छात्रों की मातृभाषा मलयालम नहीं है, वे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत दूसरी भाषाओं में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अच्छा। और तो और, जो छात्र दूसरे राज्यों या देशों से आकर केरल में पढ़ रहे हैं, उन्हें 9वीं, 10वीं और हायर सेकेंडरी लेवल पर मलयालम की परीक्षा देने से पूरी तरह छूट दी गई है। ये तो काफी सोचा समझा हुआ लग रहा है। लेकिन एक बात और है, इस बिल का एक पुराना वर्जन करीब 10 साल से केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए अटका हुआ था। ऐसा क्यों? हाँ, 2015 का बिल अटका हुआ था। ये भारत की केंद्र राज्य राजनीति की एक आम कहानी है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया कि बिलों को अनिश्चित काल तक रोककर नहीं रखा जा सकता। अच्छा, उस फैसले के बाद ये हुआ? जी, उसी के बाद केंद्र ने पुराना बिल लौटाया और अब केरल सरकार ने ये नया और ज्यादा बेहतर वर्जन पास किया है। तो अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें, तो ये सिर्फ केरल की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये पूरे भारत की कहानी है। माइग्रेशन की वजह से आज किसी भी राज्य की कोई एक भाषा नहीं रही। हर राज्य में कई भाषाई समुदाय एक साथ रहते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि भाषा नीतियां जमीनी हकीकत को देखकर बनाई जाएं, न कि किसी एक भाषा को बढ़ावा देने के किसी कल्चरल एजेंडे के तहत। तो एक तरफ भारत अपनी आंतरिक भाषाई पहचान के इस जटिल सवाल को सुलझा रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया में अपनी पहचान को और मजबूत कर रहा है। इसी सिलसिले में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा बहुत अहम हो जाती है। ये सिर्फ एक रूटीन विजिट थी या इसके कुछ गहरे मायने हैं? नहीं, ये रूटीन विजिट बिल्कुल नहीं थी। इसे आप भारत यूरोप संबंधों को एक नई दिशा देने की कोशिश के तौर पर देख सकते हैं। इसी महीने के अंत में ईयू भारत शिखर सम्मेलन भी होना है। और जर्मनी तो ईयू की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बिल्कुल। तो ये यात्रा एक तरह से उस बड़ी मीटिंग के लिए जमीन तैयार कर रही थी और सालों से अटके हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने की दिशा में एक बड़ा कदम थी। तो क्या कुछ ठोस नतीजे निकले? ट्रेड के आंकड़े क्या कहते हैं? नतीजे काफी अच्छे रहे। भारत जर्मनी का व्यापार 2024-25 में $50 बिलियन को पार कर गया है। जर्मनी अब यूरोप में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। कई एमओयू और जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट पर साइन हुए। लेकिन इन सब में सबसे अहम है रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप। ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब दोनों देश सिर्फ हथियार खरीदने बेचने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे और टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। ये मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हर बड़ी डिप्लोमैटिक मुलाकात की तरह यहाँ भी कुछ मतभेद जरूर सामने आए होंगे।
खासकर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। आपने सही पकड़ा। यहीं पर दोनों देशों के बीच थोड़ी असहजता दिखी। चांसलर मेज ने एक बयान दिया कि जर्मनी के साथ रक्षा संबंध भारत की रूसी हथियारों पर निर्भरता को कम करने का एक तरीका है। अच्छा, ये बयान तो भारत को पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। इस पर भारत ने काफी सख्त प्रतिक्रिया दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा कि भारत के रक्षा संबंध किसी देश पर निर्भरता नहीं बल्कि साझेदारी हैं। ये दिखाता है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कोई बाहरी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगा। और चीन का एंगल भी तो है। जर्मनी एक तरफ इंडो पैसिफिक में भारत के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ चीन उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? यही तो मॉडर्न डिप्लोमेसी की हकीकत है। जर्मनी का चीन के साथ व्यापार 2024-25 में $287 बिलियन का था। भारत के साथ व्यापार से लगभग 6 गुना ज्यादा। 6 गुना? हाँ। इस बैकग्राउंड में ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि चांसलर मर्ज ने एशिया में अपनी पहली यात्रा के लिए चीन की जगह भारत को चुना। ये साफ तौर पर भारत के बढ़ते रणनीतिक वजन को दिखाता है। इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच एक बहुत ही संवेदनशील और व्यक्तिगत मामला भी है जो इन संबंधों पर छाया हुआ है, अरिहा शाह का मामला। हाँ, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो रिश्तों में कड़वाहट घोल सकता है। 5 साल की बच्ची अरिहा शाह, जिसे 2021 में जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने उसके माता पिता से ले लिया था, और वो अब तक वापस नहीं आई है। नहीं, भारत सरकार और भारतीय लोगों की लगातार अपीलों के बावजूद वो अब भी जर्मन फॉस्टर केयर में है। जब दो देश इतने बड़े बड़े समझौतों पर बात कर रहे हों तो इस तरह के मानवीय मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसे जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है। भारत और जर्मनी के बीच जो खींचतान है, ये दिखाती है कि वैश्विक राजनीति कितनी जटिल है। ऐसी ही एक और जटिल स्थिति ईरान में बन रही है, जहां एक आर्थिक संकट अब एक बड़े नागरिक आंदोलन का रूप ले चुका है। शुरुआत कहां से हुई? इस संकट की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन जो चिंगारी भड़की वो 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के बाजारों से उठी। वहां के व्यापारियों, जिन्हें बाजारी कहा जाता है, ने अपनी दुकानें बंद कर दी। और वजह थी ईरान की करेंसी रियाल की कीमत में लगातार हो रही भारी गिरावट। ये गिरावट कितनी गंभीर थी? कुछ आंकड़े हैं हमारे पास? आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं। रियाल की ऑफिशियल एक्सचेंज रेट $1 के मुकाबले 42,000 थी, लेकिन खुले बाजार में आपको $1 के लिए 14.5 लाख रियाल देने पड़ रहे थे। क्या? 14 लाख। हाँ। मतलब लगभग 35 गुना का फर्क। आप अंदाजा लगाइए, 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से रियाल की कीमत में 20,000 गुना की गिरावट आई है। सिर्फ 2025 में ही इसकी वैल्यू 45% गिर गई। बाप रे! इसका मतलब तो ये हुआ कि व्यापारियों के लिए बाहर से सामान मंगाना, जैसे चावल, चीनी, तेल, और फिर उसे सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचना नामुमकिन हो गया होगा। बिल्कुल, ये सीधे सीधे घाटे का सौदा था, और यहीं से ये विरोध शुरू हुआ। लेकिन जल्दी इसमें बेरोजगार युवा, कम सैलरी वाले कर्मचारी और दूसरे नाराज लोग भी शामिल हो गए, और देखते ही देखते ये पूरे देश में फैल गया। और फिर हिंसा भी हुई। हाँ, आगजनी और हिंसा की खबरें आने लगीं। 13 जनवरी को तो सरकार ने खुद माना कि इन प्रदर्शनों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि उन्होंने इसका इल्जाम आतंकवादियों पर डाल दिया। ईरान की सरकार इस तरह के बड़े आंदोलनों से कैसे निपटती है? क्या उनका कोई सेट पैटर्न, कोई प्लेबुक है? दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल है। 1979 के बाद से उन्होंने ऐसे आंदोलनों को कुचलने के लिए एक 4 स्टेप की प्लेबुक बना ली है, जिसे हमने 2009, 2019 और 2022 के विरोधों में भी देखा है। अच्छा, क्या है वो प्लेबुक? स्टेप 1, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर क्रूर पुलिस कार्रवाई। स्टेप 2, गुड कॉप बैड कॉप का खेल। कुछ हार्डलाइनर विदेशी साजिश का डर दिखाते हैं, तो कुछ नरमपंथी नेता जायज शिकायतों की बात करके बातचीत का ऑफर देते हैं। और इसी बीच इंटरनेट बंद कर दिया जाता होगा। जाहिर है, ताकि लोग संगठित न हो सके। स्टेप 3 है प्रदर्शनकारियों को हफ्तों तक थकाना, उनमें फूट डालना और उनके खिलाफ सरकार समर्थक रैलियां निकालना। और आखिर में स्टेप 4, बचे खुचे मुख्य प्रदर्शनकारियों को पकड़कर जेल में डालना या मौत की सजा देना। तो फिर इस बार के प्रदर्शन में ऐसा क्या अलग है जो पहले नहीं हुआ? इस बार एक ऐसी बात हुई है जो पहले कभी नहीं हुई। पहली बार बाजारी यानी व्यापारी वर्ग ने सीधे सीधे मौलवियों के शासन के खिलाफ हड़ताल की है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि 1979 की क्रांति के बाद ये पहली बार है कि बाजारी सरकार के खिलाफ हो गए हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। 1979 में शाह को हटाने में बाजारियों का बहुत बड़ा हाथ था। वो हमेशा से एक बहुत प्रभावशाली लॉबी रहे।
लेकिन पिछले 20 सालों में अमेरिकी प्रतिबंधों और दो और ताकतों IRGC और बुनियाद के व्यापार में आने से उनके और मौलवियों के रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। ये IRGC और बुनियाद क्या है? IRGC तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जो सेना के समानांतर एक बहुत शक्तिशाली संगठन है जिसका इकोनॉमी के बड़े हिस्से पर कब्जा है। और बुनियाद धार्मिक फाउंडेशन है, जो कहने को तो चैरिटी है, लेकिन असल में ये भी बहुत बड़े व्यापारिक साम्राज्य चलाते हैं और इन्हें कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो इन दोनों ने पारंपरिक व्यापारियों का धंधा चौपट कर दिया। बिल्कुल, और इसी वजह से आज वो सरकार के खिलाफ खड़े हैं। ये तो ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल है। इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है? भारत के लिए ईरान में किसी भी तरह की अस्थिरता बहुत मायने रखती है। पहला, खाड़ी की सुरक्षा सीधे तौर पर प्रभावित होगी, जहां लाखों भारतीय काम करते हैं, जहां से हमारा तेल आता है। दूसरा, पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा। सही, पाकिस्तान खुद को एक जरूरी प्लेयर के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगा। तीसरा, हमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए ईरान की जरूरत है। और चौथा, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, ईरान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा शिया आबादी दक्षिण एशिया में है। अकेले भारत में ही लगभग 2.5 करोड़ शिया हैं। वाकई एक बहुत ही नाजुक स्थिति है जिस पर भारत को बहुत ध्यान से नजर रखनी होगी। ईरान की ये कहानी एक तरह से संसाधनों की कमी से पैदा हुए संकट की कहानी है, और ये हमें आज के आखिरी विषय पर लाती है, जो एक अलग तरह का संसाधन संकट है। हम सब AI को लेकर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस डिजिटल जादू के पीछे की पर्यावरणीय कीमत क्या है? ये वो सवाल है जिसे टेक इंडस्ट्री अक्सर कालीन के नीचे छिपाने की कोशिश करती है। हम AI को हवा में, क्लाउड में मौजूद एक साफ सुथरी चीज मानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक बहुत ही गंदी इंडस्ट्री है। गंदी इंडस्ट्री? हाँ, OECD की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का पूरा ICT सेक्टर, जिसमें हार्डवेयर भी शामिल है, कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 1.8% से 3.9% तक पैदा करता है। क्या हमारे पास कोई ठोस उदाहरण है जो इस समस्या के आकार को समझने में मदद करे? उदाहरण चौंकाने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि AI सर्वरों को ठंडा रखने के लिए सिर्फ 2027 में 4 से 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होगी। इतना पानी? हाँ, ये कई छोटे देशों की साल भर की पानी की खपत से ज्यादा है। एक और स्टडी बताती है कि एक बड़े भाषा मॉडल जैसे GPT-4 को ट्रेन करने में करीब 3 लाख किलोग्राम कार्बन का उत्सर्जन होता है। रुकिए, 3 लाख किलोग्राम कार्बन सिर्फ एक मॉडल को ट्रेन करने में? ये आंकड़ा तो होश उड़ाने वाला है। इसे किसी ऐसी चीज से तुलना कर सकते हैं जिसे हम आसानी से समझ सकें? बिल्कुल। एक और स्टडी ने इसकी तुलना की है। एक बड़े AI मॉडल को ट्रेन करने में 6,26,000 पाउंड से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जानते हैं ये कितना है? कितना? ये 5 पेट्रोल कारों के पूरे जीवन काल के बराबर है। 5 गाड़ियों के बराबर, सिर्फ एक AI मॉडल को ट्रेन करने में। हम AI को एक वर्चुअल चीज समझते हैं, लेकिन ये तो भारी भरकम इंडस्ट्री जैसा प्रदूषण कर रहा है। और ये सिर्फ ट्रेनिंग की बात है, रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी ये बहुत ज्यादा ऊर्जा खाता है। ChatGPT पर आप जो एक सवाल पूछते हैं, उसमें गूगल पर किए गए एक सामान्य सर्च से 10 गुना ज्यादा बिजली लगती है। ये तो वाकई चिंताजनक है, खासकर भारत जैसे देश के लिए। तो भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला और जरूरी कदम है इसे मापना। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सा AI मॉडल कितना प्रदूषण कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। भारत में बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA अनिवार्य है। तो आप कह रहे हैं कि AI के लिए भी EIA होना चाहिए? हाँ, हमें इसी EIA के दायरे को बढ़ाकर उसमें AI एल्गोरिदम के विकास को भी शामिल करना होगा। सरकार को इसके लिए स्टैंडर्ड तय करने होंगे। कंपनियों को बताना होगा कि उनके मॉडल कितनी ग्रीन हाउस गैस, कितनी ऊर्जा और कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। और क्या किया जा सकता है? सरकार एक और कदम उठा सकती है। वो AI मॉडल के पर्यावरणीय प्रभाव को ESG डिस्क्लोजर का हिस्सा बना सकती है। ESG यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस। सही, जैसे यूरोपियन यूनियन ने किया है। वहां अब बड़ी कंपनियों को अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में ये बताना पड़ता है। सेबी और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय भारत में भी लिस्टेड कंपनियों के लिए ऐसा ही नियम बना सकते हैं, ताकि AI कंपनियों पर पारदर्शी होने का दबाव बने। तो आज हमने देखा कि कैसे केरल में एक भाषा का बिल सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि भाषाई पहचान और सम्मान की एक बड़ी लड़ाई है। हमने समझा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में व्यापार और साझा हितों के साथ साथ गहरे मतभेद भी साथ साथ चलते हैं। और हमने ईरान के संकट की परतों को खोला और जाना कि कैसे आर्थिक बदहाली एक पूरे देश को सड़कों पर ला सकती है। और अंत में हमने भविष्य की तकनीक AI के उस छुपे हुए सच को देखा जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है, उसका हमारे ग्रह पर पड़ने वाला भारी बोझ।
ये सभी कहानियां, जैसा हमने शुरू में कहा था, भाषा, शक्ति और संसाधनों के संघर्ष की ही अलग-अलग तस्वीरें हैं। बिल्कुल। और यहीं पे मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने भाषा, प्राकृतिक संसाधन और राजनीतिक शक्ति के लिए हो रहे संघर्षों को देखा। अब हम एक ऐसी शक्तिशाली एआई बना रहे हैं जो इंसानों की तरह बात करती है और हमारे ग्रह के भारी मात्रा में संसाधनों की खपत भी करती है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस नई शक्ति के साथ हम भविष्य के लिए किस तरह के नए संघर्ष और शक्ति असंतुलन पैदा कर रहे हैं और क्या हम उनसे निपटने के लिए तैयार हैं?